तो दोस्तों स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल एनिमे एक्सप्लोरर पे। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3। और आपने इसका अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था कि जिन्वू को ऑल्टर पे लेटाया जाता है, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची होती। तभी एक गार्ड स्टैचू उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है और तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आती है जिस पे लिखा होता है कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। मतलब कि उस डंजन में किसी तरीके का टेस्ट चल रहा था जिसमें जिन्वू आखिरी तक बचा रहा और अब वो प्लेयर बन गया था। इसके बाद जिन्वू को सीधे 3 दिन बाद एक हॉस्पिटल में होश आता है। वो देखता है उसका जो हाथ और पैर कट गया था वो बिल्कुल अब सही है, यहाँ तक कि उसके शरीर पे एक खरोच भी नहीं होती। तभी हंटर एसोसिएशन के 2 लोग जिन्वू से मिलने आते हैं। इनका नाम था वू और कैंग। वो जिन्वू को बताते हैं कि वो 3 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये सुन के जिन्वू उनसे पूछता है कि जूही कैप्टन और मेरी टीम का क्या हुआ। इसके बाद वो लोग उसे बताते हैं कि इस 12 में से सिर्फ 6 लोग डंजन से वापिस आ पाए थे, जिसमें से कैप्टन का हाथ कट गया है और अब वो हंटर के काम से रिटायर हो जाएंगे। जूही इस हादसे के बाद वो सदमे में आ गई है और वो थेरेपी ले रही है। हंटर का काम हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है। सर्वाइवर से खबर मिलने के बाद उस डंजन में तुरंत एक नई टीम भेजी जाती है जो कि होती है व्हाइट टाइगर गिल्ड। जब वो डंजन के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ जिन्वू मिलता है, ना तो वहाँ कोई टेम्पल होता और ना कोई स्टैचू। ये सुन के जिन्वू बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। अगर सर्वाइवर की रिपोर्ट में कोई गलती होती या उन्हें किसी हंटर की बॉडी नहीं मिलती तो इसका सारा शक जिन्वू और उसकी टीम पे जाता। लेकिन जिन्वू सही कह रहा था और वो अभी तक जिंदा था। इसका मतलब कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हो गई है। नॉर्मली हंटर्स की सिर्फ एक अवेकनिंग होती है जिसमें उन्हें जो मैजिक पावर मिलती है वो पूरी जिंदगी उनके साथ रहती है। लेकिन कुछ केस में कुछ हंटरों की सेकंड अवेकनिंग भी हो जाती है, उससे उनकी मैजिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी पावर ए या फिर एस रैंक जितनी हो जाती है। ये सोच के जिन्वू बहुत ज़्यादा खुश था। अब जिन्वू के सामने एक मैजिक डिटेक्टर लाया जाता है जिससे वो लोग जिन्वू की मैजिक पावर नाप सकें। जिन्वू खुशी खुशी से उसके ऊपर अपना हाथ रखता है। हंटर एसोसिएशन के लोग सोचते हैं कि वो एक एस रैंक का डंजन था और उसमें इतने ज़्यादा स्टैचूज थे, वहाँ से किसी ई रैंक हंटर का बच के वापिस आना नामुमकिन है। ये काम सिर्फ किसी एक एस रैंक के हंटर का हो सकता है। इसलिए उनको लगता है कि जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग हो गई है और उसी ने सबको मार दिया होगा। अब मैजिक मीटर में जिन्वू का स्कोर 10 आता है। ये देख के वू और कैंग वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि 10 तो बहुत एक छोटा नंबर है। एक ई रैंक के हंटर का भी कम से कम 70 स्कोर होता है। इसलिए वू सोचते हैं जिन्वू तो एक नॉर्मल इंसान है और अब वो डंजन में बंद हो गया, इसलिए वो उसकी और जांच पड़ताल नहीं कर सकते। यहाँ जिन्वू सोच रहा होता है कि किसी ने उससे नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। इसका मतलब सिर्फ जिन्वू को ही वो नोटिफिकेशन स्क्रीन दिख रही थी। अब उस नोटिफिकेशन स्क्रीन पे आ रहा था कि एक अनरीड मैसेज पड़ा हुआ है। जिन्वू उसे टच करके देखता है लेकिन वो काम नहीं करता। तभी वहाँ पे उसकी बहन जिना आ जाती है। वो जिन्वू को बहुत ज्यादा डांटती है। जिना उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है। हर मिशन में जिन्वू घायल होकर हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, बल्कि उसके साथ के लोग हमेशा ठीक रहते हैं। अगर ऐसा फिर से हुआ तो वो अपना स्कूल छोड़ देगी और कोई जॉब करने लगेगी जिससे जिन्वू को ये हंटर वाला काम ना करना पड़े। ये सब सुन के जिन्वू अपनी बहन से सॉरी बोलता है। अब जिन्वू जिना से भी उस नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में पूछता है, लेकिन जिना को भी वो स्क्रीन नहीं दिख रही होती। अब क्योंकि जिना बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलती है इसलिए जिन्वू उससे पूछता है कि किसी भी गेम में अनरीड मैसेज को कैसे पढ़ते हैं, तो जिना उसे बताती है मैसेज बॉक्स खोल के। अब जिन्वू जब मैसेज बॉक्स खोल के देखता है तो उसे वो मैसेज दिख जाता है। अब जिना सोचती है कि वो ठीक है, इसलिए वो अपनी दोस्त के साथ दोबारा स्कूल चली जाती है। अब जिन्वू उस मैसेज में पढ़ता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, अगर कोई ये सिस्टम की बात नहीं सुनेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। जिन्वू की जिंदगी बिल्कुल एक गेम की तरह हो गई थी। अब जैसे किसी भी गेम में हमें डेली टास्क मिलते हैं, ऐसे इसमें जिन्वू को डेली क्वेस्ट मिल रहे थे जिसे कंप्लीट करने से उसे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। उसे कंप्लीट करने के लिए उसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। और अगर उसने ऐसा नहीं करा तो उसे पेनल्टी लगेगी। जिन्वू को ये सब मजाक लगता है और वो जाके दोबारा सो जाता है। यहाँ पे वो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को बताता है कि जिन्वू की कोई भी सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है और गो ये सुन के कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि स्टैचू हमारी दुनिया में नहीं आ पाए। वैसे तो डंजन बहुत ज़्यादा मिस्ट्री से भरे हुए होते हैं, लेकिन ये वाला डंजन तो बहुत ज़्यादा अजीब था, इसलिए इस केस को हमारे डेटाबेस में स्पेशल केस में मार्क कर दो। दूसरी तरफ हंटर गिल्ड का चेयरमैन चोई चाहिन से कहता है कि वो बी रैंक रेड में हिस्सा ले एक मेंटोर बन के। ये रेड नए हंटरों के लिए चैलेंज होगी, लेकिन चाहिन कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो एक अच्छी मेंटोर है। चोई उससे कहता है कि उसे हमेशा की तरह से फाइट करनी है और बाकी लोग उसे देख के सीख जाएंगे। हंटर गिल्ड दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। हालांकि हंटर अपनी रैंक तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो अपनी फाइटिंग एबिलिटी को सुधार सकते हैं, जो कि उन्हें उनके आगे वाले समय में काम में आएगी। इधर हम देखते हैं कि रोड के बीचों बीच एक पोर्टल खुल जाता है और तुरंत ही उसकी नाकाबंदी हो जाती है।
अब रात के 12 बज जाते हैं और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जिन्वू अभी भी होता है। उसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया होता, इसलिए उसे पेनल्टी लगती है। जिन्वू का पूरा कमरा हिलने लगता है और वो अपने बेड से गिर जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यानी कि सेंटीपीडिया होता है। जिन्वू की पेनल्टी यही होती है कि उसे इस रेगिस्तान में 4 घंटे तक सर्वाइव करना पड़ेगा। और ये कोई सपना नहीं था दोस्तों, क्योंकि जिन्वू अपने हॉस्पिटल से भी गायब हो गया था। अब जिन्वू 4 घंटे तक उस सेंटीपीडिया वाले मॉन्स्टर से भागता रहता है। 4 घंटे भागने की वजह से जिन्वू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन जैसे 4 घंटे पूरे होते हैं वो दोबारा से अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। अब अगली सुबह जिन्वू तैयार हो जाता है अपना क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जूही को एक हंटर का कॉल आया होता है। वो उसे बताता है कि हम एक डी रैंक डंजन में जा रहे हैं और हमें एक हीलर की ज़रूरत है, लेकिन जूही अभी काम करने की हालत में नहीं थी। यहाँ जूही को पता लगता है कि जिन्वू भी अब होश में आ गया है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन जिन्वू तो यहाँ अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था। नर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिन्वू इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले वो इतना ज़्यादा घायल था। जिन्वू को भी बिजी देख के जूही वापस चली जाती है। अब जिन्वू को होश में आए हुए 4 दिन हो गए थे और उसे नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई थी। अब जिन्वू को डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जो कि पहला रिवॉर्ड था फुल रिकवरी, उससे उसकी सारी थकान चली जाती है। दूसरा रिवॉर्ड होता है एबिलिटी पॉइंट, इससे वो अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है, तो जिन्वू अपनी पावर बढ़ाने लगता है। और जिन्वू पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो अपनी इन्वेंट्री में अपने वेपन भी सेव कर सकता है, प्रोग्रेस और अपनी स्टेटस भी देख सकता है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक गेम की तरह हो गई थी, जिसका प्लेयर वो खुद था। तीसरा होता है लूट बॉक्स। उस लूट बॉक्स में से उसे कुछ भी मिल सकता है। वैसे तो जिन्वू को उसमें से सिर्फ पेन या बैंडेज ही मिल रही थी, लेकिन आज जिन्वू को एक बड़ी सी चाबी मिली थी, जो कि एक इंटेंस डंजन की होती है। जिन्वू को लगता है ये किसी तरीके का एक इवेंट है और उसे पूरा करके ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब जैसे हमारे न्यूज़ चैनल पे वेदर दिखाई जाती है, सेम इनके न्यूज़ चैनल पे यहाँ पोर्टल्स की लोकेशन बताई जाती है और कौन सी टीम उन पोर्टल्स में जाके उन मॉन्स्टर्स को मारेगी। अब जिन्वू अपनी माँ से मिलने जाता है और हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिन्वू की माँ अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को फाइनल रेस्ट नाम की बीमारी हो गई है और ये बीमारी भी पोर्टल के आने के बाद से शुरू हुई है। ये बीमारी सिर्फ 10,000 लोगों में से सिर्फ एक जने को होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं वो उसकी माँ को जिंदा तो रख सकते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकते। अब ये सुनने के बाद जिन्वू मजदूरी करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भर सके। फिर एक दिन अचानक से जिन्वू की अवेकनिंग हो जाती है। उसके बाद वो हंटर बन जाता है, लेकिन वो एक लो रैंक का हंटर होता है, इसलिए वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन जिन्वू को अब एक दूसरा मौका मिला है। अब जिन्वू चाबी वाली लोकेशन पे पहुंच जाता है। जिन्वू अपने साथ अपना हथियार भी लाया होता है। अब जिन्वू जब चाबी बाहर निकालता है तो उसके सामने की होल आ जाता है। जिन्वू उसमें चाबी डाल के घुमाता है तो एक अलग सा पोर्टल खुल जाता है। जिन्वू जब उसके अंदर जाता है तो वो पोर्टल बंद हो जाता है। हालांकि लोग उसके आसपास से आसानी से जा सकते थे, क्योंकि जिन्वू अब एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया था। अब जिन्वू को वहां से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते पता लगते हैं। पहला, या तो डंजन बॉस को मारो, या दूसरा टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करके यहाँ से निकलो। और जिन्वू को नहीं पता था कि टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या होता है, तो इसलिए वो डंजन के बॉस को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो डंजन के और अंदर जाता है, तभी वहाँ उसे 3 गोब्लिन मिलते हैं। पहले तो उसे एक गोब्लिन को मारने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो तीनों गोब्लिन को बहुत आसानी से मार देता है, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी जिन्वू के पीछे एक भेड़िए जैसा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि अपने दांतों से जिन्वू का हथियार तोड़ देता है और वो गोब्लिन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसका नाम होता है स्टील फैंग्ड लाइकन। वो जिन्वू पे अटैक करता है तो जिन्वू के चेहरे पे एक खरोच आ जाती है। उसके साथ कोई हीलर भी नहीं था। अब वो भेड़िया उसके ऊपर दोबारा से जंप मारता है जिन्वू को मारने के लिए, और यहीं पे इसी एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अब हमें देखना ये है कि क्या जिन्वू इस भेड़िए से बच पाएगा। ये देखने के लिए आपको इसका अगला एपिसोड देखना होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे एक और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।